नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य दोषों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने काव्य दोषों की परिभाषा, काव्य दोषों के भेद के बारे में पढ़ा था कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि काव्य गुण होते हैं, जो काव्य गुण जो होते हैं काव्य की सुंदरता में वृद्धि करते हैं, काव्य की शोभा के सहायक धर्म होते हैं, उपकारक धर्म होते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि जब काव्य के आनंद में जब बाधकता आती है, अवरोध आता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर दोष उत्पन्न होता है। इसीलिए काव्य गुण और काव्य दोष दोनों ही हमारे काव्य में हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम काव्य दोषों का आरंभ कर रहे हैं कि काव्य दोष कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रुति कटुत्व दोष। पहला काव्य दोष पढ़ रहे हैं हम, श्रुति कटुत्व दोष। देखिए, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, श्रुति मतलब सुनने में, कटुत्व मतलब कठोर। ऐसा दोष क्या कहलाता है कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे कानों में अप्रिय ध्वनि आती हो या फिर कड़वाहट का भाव उत्पन्न होता हो, तो वहां पर कौन सा दोष होता है, वहां होता है श्रुति कटुत्व दोष। अर्थात किसी काव्य को हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो हमारे इस समास में होता क्या है, इस समास में लंबे लंबे सामासिक पद आते हैं, मूर्धन्य व्यंजन आते हैं, और लंबे लंबे सामासिक पदों के आने के कारण ठे ठे डे का भी अधिकतर इसमें प्रयोग मिलता है। और वहां पर वह जो ध्वनि है वह हमारे कानों में कैसी लगती है, अप्रिय लगती है। उन्हें समझने में या पढ़ते हैं तो उन्हें समझने में हमें कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। इसलिए यहां पर कौन सा दोष होता है, ये श्रुति कटुत्व दोष होता है। देखिए, जिस काव्य को पढ़ने काव्य को पढ़ने या सुनने से कानों में अप्रिय ध्वनि आती है या कड़वाहट का भाव उत्पन्न होता है वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। देखिए, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से कानों में अप्रिय ध्वनि आती है या कड़वाहट का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। श्रुति सुनने में, कटु मतलब कठोर। यदि सुनने में हमें काव्य कठोर लगता है, अप्रिय लगता है, तो वहां पर कौन सा होता है, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता
पर क्यों ने कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। देखिए कवि के सॉरी, कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता, कठिनतर दृष्टता पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहां पर ये कुछ ऐसे लंबे सामासिक पद आए हैं हमारे सामने जो पढ़ने में और सुनने में बड़े ही हमें अप्रिय या बड़े ही कठिन से लग रहे हैं। इसलिए जहां पर जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से कानों में कैसी ध्वनि आती हो, अप्रिय, अप्रिय या कानों में कड़वाहट का भाव उत्पन्न होता हो, वहां पर क्या होता है, वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। तो यहां पर क्या है, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम दृष्टता पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। ये क्या है, लंबे लंबे सामासिक पद हैं। तो इस प्रकार से जिन काव्य को पढ़ने या सुनने में हमारे कानों में क्या होती है, अप्रिय ध्वनि आती है या जिसे समझने में हमें कठिनाई हो, वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। एक अन्य उदाहरण से देखते हैं। कटर 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 तंडुल चबात, कटर कटर तंडुल चबात हरि हंस हंस के, हरि हंस हंस के, हंसी हंसी के हियरा चटकात, चटकात रुक्मणी महारानी के। देखिए, कटर कटर तंडुल चबात हरि हंस हंस के हियरा चटकात रुक्मणी महारानी के। अर्थात कटर कटर तंडुल चबात, चबाना, हियरा चटकात, इस प्रकार के शब्दों का जब प्रयोग आता है तो जब कटु वर्ण जब आते हैं तो वहां पर कानों में क्या आती है, अप्रिय ध्वनि आती है। इसलिए वहां पर कौन सा दोष होता है, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से कानों में क्या आती है, अप्रिय ध्वनि आती हो या क्या आता हो, कड़वाहट का भाव उत्पन्न होता हो, तो वहां पर कौन सा दोष होता है, वहां श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। ये दोनों उदाहरण से हमने स्पष्ट किया है। पहला उदाहरण आपका यह है, दूसरा आपका यहां पर है, कटर कटर तंडुल चबात हरि हंस हंस के हियरा चटकात रुक्मणी महारानी के। देख लीजिए इनको, उसके बाद फिर अपने अगले काव्य दोष की ओर हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला काव्य दोष आता है अगला काव्य दोष है च्युत संस्कृति दोष। अर्थात इसका अर्थ होता है रहित,
संस्कृति, यहां संस्कृति का अर्थ है व्याकरण, अर्थात जब जिस काव्य में व्याकरण के विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, कि व्याकरण के विरुद्ध यदि शब्द कोई प्रयोग में आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा काव्य दोष होगा? च्युत संस्कृति दोष, वहां पर यह दोष पाया जाता है। देखिए जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। देखिए जब व्याकरण विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए वहां च्युत संस्कृति दोष होता है। यहां संस्कृति का क्या अर्थ है? यहां संस्कृति का अर्थ है व्याकरण, कि जब व्याकरण के विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, जैसे क्षणभर रहा उजाला में। यहां देखें हम तो क्षण भर रहा उजाला में, यहां क्षण भर रहा उजाला अर्थात यहां व्याकरण के अनुसार यह उजाला शब्द सही नहीं ठहर रहा है। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? उजाले में। तो क्षण भर रहा उजाले में, तब जाकर यह सही होता है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से यहां पर यह सही नहीं है, इसलिए यहां पर कौन सा दोष आता है? च्युत संस्कृति दोष होता है। अगला देखते हैं, खिले फूल सब गिरा दिया, खिले फूल सब गिरा दिया। देखिए खिले फूल सब गिरा दिया, यहां पर क्या होना चाहिए था? गिरा दिया होना चाहिए था, दिए। यहां पर क्या होना चाहिए था? दिए होना चाहिए था, गिरा दिए। इसलिए यहां पर कौन सा दोष आ गया? च्युत संस्कृति काव्य दोष। अगला उदाहरण देखते हैं, तत्ववचन जब सीता बोला, तत्ववचन जब सीता बोला, बोला सीता स्त्रीलिंग, यहां क्या पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? बोला नहीं, बोली। तो इसलिए जहां व्याकरण के विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग हो वहां पर च्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। तो देखिए यहां पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि जहां पर अब क्षण भर रहा उजाला, उजाला के स्थान पर क्या होना चाहिए था? उजाले में। खिले फूल सब गिरा दिया, दिया के स्थान पर क्या होना चाहिए था? दिए। तत्ववचन जब सीता बोला, बोला की जगह सीता बोली, तो इसलिए यहां पर कौन सा दोष होता है? च्युत संस्कृति काव्य दोष होता है। तो आज हमने जो किए हैं, हमने आज दो काव्य दोष किए हैं, एक तो श्रुति कटुत्व किया है, एक हमने च्युत संस्कृति काव्य दोष किया है। अब अगली क्लास में हम बचे हुए अपने काव्य दोषों का अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।